तो बच्चों जैसे अभी हमने कुछ चीजें जानी डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है, उससे ही रिलेटेड मैं अभी कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखो a से b ऑफ fx dx आप करते हैं, किसी भी फंक्शन का आपने किसी पर्टिकुलर लिमिट में इंटीग्रेशन किया और आंसर आता है 0। कैसा आंसर क्या आ गया? 0। तो समझ जाना कि fx इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन a टू b, या जो fx है ना उसका एक रूट एटलीस्ट a से b में होगा। देखो ध्यान से समझो, कुछ नहीं है ये, ऐसा कुछ अलग नहीं है, लेकिन हाँ इसका यूज होता है क्वेश्चन में। a से b ऑफ fx, मैंने कहा कि मान लो ग्राफ ऊपर है, a से b ये, a से b में कोई रूट नहीं है, ऐसा है, तो क्या ये एरिया कभी 0 हो सकता है क्या? मतलब इंटीग्रेशन a से b क्या 0 आएगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। कैसा आएगा? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे अगर ऐसा हो तो ऑलवेज नेगेटिव। 0 कब आ सकता है? 0 सिर्फ तब आ सकता है कि जब ऐसे मैं पूछ लूं आपसे a से b यहाँ तक का एरिया बताओ, तो कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ क्या होगा? नेगेटिव होगा, और मिलके क्या बनाएंगे? 0। क्लियर है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं एक ही रूट होगा, लेकिन हाँ एक तो रूट होगा ही होगा, कुछ तो नेगेटिव और कुछ तो पॉजिटिव एरिया होने ही होने चाहिए। जैसे ये है, मैं यहां से यहां तक कहने लग जाऊं, ठीक है, तो मैंने कहा यार ये प्लस ये और ये माइनस क्या हो रहा है? 0 हो सकता है, बिल्कुल 0 हो सकता है कि नहीं? समझ गए मेरी बात? ये मिलके ये पॉजिटिव एरिया, ये पॉजिटिव एरिया और ये नेगेटिव एरिया ऐड किया तो 0 हो गया, तो हो सकता है बिल्कुल। तो कितने रूट है? 2, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ एक रूट गारंटेड होगा। मैं ये इस चीज पे एम्फेसिस कर रहा हूं कि इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। किसको? कि अगर a से b ऑफ fx dx इज इक्वल टू 0, तो fx will have at least one root in a to b। बच्चों a से b में fx का एक रूट होना ही होना है, ये कंफर्म है। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो अब इसका यूज कैसे करते हैं, तो देखते हैं, इसका यूज भी देख लेते हैं। ये चीज आपके दिमाग में आएगी तभी आप इसको यूज कर पाओगे। कॉमन सेंस की चीज है लेकिन दिमाग में नहीं आती है, तो इसलिए आप अपने दिमाग में डालें इसको, जब भी यूज करें इसे लिखा करें, तभी आपके जब क्वेश्चन को देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये वाला ट्राई करें क्या। जैसे मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है देखो, if 2a plus 3b plus 6c is equal to 0 then prove that this must have at least one root in 0 से 1। इसका एक रूट 0 से 1 में होगा, ठीक है। तो अब ये चीज आपके दिमाग में होगी तभी आप इस क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। a से b मैं क्या कर रहा हूं, सॉरी 0 से 1, 0 से 1 ax स्क्वायर bx प्लस c, इसे इंटीग्रेट करके देख रहा हूं, क्योंकि मुझे कहां पे कहना है? 0 से 1 में कमेंट करना है कि एटलीस्ट एक रूट 0 से 1 में होगा। तो मैंने ट्राई कर लिया, ठीक है, मैंने ट्राई किया कैसे? इंटीग्रेशन क्या आ गया? ax³/3 bx² 2 एंड cx 0 से 1, ठीक है। तो जब 0 डालोगे तो 0 ही होगा, सिर्फ 1 वाला काम करेगा। a/3 b/2 c, एलसीएम ले लो, नीचे 6 आ जाएगा, ऊपर आएगा 2a, ये आएगा 3b और ये आएगा 6c। और देखो 2a प्लस 3b प्लस 6c कितना दिया? 0। दैट मीन्स दिस इज 0। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम 0 to 1 इज 0। हेंस मैंने क्या लिख दिया? हेंस ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन 0 से 1। तो ये रूट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के भी काम आता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ऐसा नहीं है, मतलब मैंने क्या किया, 0 से 1 में या a से b में, ठीक है, जैसे ये फंक्शन कहाँ गया, हाँ ये a से b में fx dx में निकाला,
यहां पे लिख देता हूं a से b fx विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या ये है कि उसके बीच में एक भी रूट नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब अगर a से b fx dx जो है वो 0 है तो हम पक्का कह सकते हैं, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए। अच्छा, फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना भी जरूरी है बच्चों, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, देखो डिसकॉन्टिन्यूअस है a से b। अब देखो यहां से यहां तक का एरिया पॉजिटिव, यहां से यहां तक नेगेटिव, दोनों का सम 0, लेकिन एक भी रूट नहीं है, तो वो बात ही अलग है। ठीक है, मैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, लिख दिया मैंने, प्रोवाइडेड fx इज कॉन्टिन्यूअस इन a to b। तो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हाँ, a से b fx dx अगर 0 हुआ तो मैं गारंटेड बोल सकता हूँ जो fx है वो a से b में एटलीस्ट एक रूट देगा ही देगा। लेकिन अगर a से b ऑफ fx dx नॉन जीरो है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि a से b में उसका एक भी रूट नहीं होगा, ऐसा जरूरी थोड़ा ही है। देख लो, इट मैंने लिख दिया, इट डज नॉट imply that fx equal to 0 will not have any root in a to b। ये चीज ये नहीं बताती कि fx equal to 0 का एक भी रूट नहीं होगा a to b में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मैं ग्राफिकली समझाने की तुम्हें थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ, यहाँ पे एक ग्राफ बना के दिखा देता हूँ कि भाई मैंने ये वाला यहां से यहां तक एरिया निकाल रहा हूं, तो भाई ये एरिया और ये एरिया तो इससे बहुत ज्यादा है, इन दोनों का एडिशन हुआ और ये सब्ट्रैक्ट हुआ तब भी वो 0 नहीं आया, 0 थोड़ा ही आएगा, देखो काफी ऊंचा है ये और ये कम है तो नहीं आ रहा है 0, लेकिन रूट तो आ रहे हैं ना, रूट तो आ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, ऐसे वाला एक ग्राफ देख लो, यहां दिखा देता हूं भाई, मैंने कहा यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालो, तो ये देखो पॉजिटिव वाला ज्यादा है, नेगेटिव वाला कम है, तो ऑब्वियसली 0 तो नहीं आएगा, समझ गए? 0 तो नहीं आएगा, लेकिन स्टिल उसका एक रूट है a से b में। तो कितने भी रूट हो सकते हैं a से b में और एरिया 0 नहीं भी हो सकता, लेकिन हाँ ये पक्का है कि अगर 0 हुआ तो एक रूट होना ही होना है। ठीक है, तो मैं इसमें ये चीज ऐड कर देता हूं, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, इसका अपोजिट स्टेटमेंट, इसका कन्वर्स जो होगा वो ट्रू नहीं है। क्लियर बच्चों, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलो ये बात हुई पहले पॉइंट की। पहले पॉइंट के ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी देख लिया है, जल्दी से इसे कॉपी कर लो, ये क्वेश्चन और ये जो भी चीज है ये मैं हटाने जा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे कि भाई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब अगर है और ये फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, a से b fn x dx। क्लियर है? fn x dx का क्या मतलब है कि ये फंक्शन ऑफ x है वैसे, लेकिन इसमें n भी इन्वॉल्व है, फंक्शन ऑफ x और इसमें n भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, जैसे भाई मैं ऐसे कह दूं 1 + x की पावर n। क्लियर है? तो फंक्शन ऑफ x है लेकिन n इन्वॉल्व है, तो ये लोअर सबस्क्रिप्ट n लिखने से ये मतलब हो गया। ठीक है, अब n की लिमिट भी दी गई है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा इस लिमिट को अंदर लेके जा सकते हो। इसने ये बताया कि आप ऐसा करें, इस लिमिट को अंदर ले जाओ, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें लिमिट के हिसाब से जो वेरिएबल है वो कौन है, n है। ठीक है, जो पैरामीटर है वो कौन है, n है लिमिट के हिसाब से, और इंटीग्रेशन के हिसाब से x है, तो एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। पहले सॉल्व कर लो या बाद में सॉल्व कर लो, मर्जी आपकी है। ऐसे सॉल्व कर लो, मतलब पहले इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो फिर लिमिट लगा लो, या पहले लिमिट लगा लो फिर इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, कोई भी काम आप कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी ने कुछ ऐसा बताया हमें, इसका भी यूज हम क्वेश्चन के जरिए देखेंगे। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ये फाइंड a, ठीक है, और इसमें ना लिमिट लगा लो, लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। n क्या है बच्चों, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो
ठीक है, इसको तो ये तो ऊपर लिखी हुई है, मैं हटा देता हूँ। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस a की पावर 1/3 से a टू द पावर 1/3 1 माइनस टी क्यूब बाय n एंड पावर n t स्क्वायर dt। ऑलराइट, t स्क्वायर dt। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी, ठीक है। ओके, अब देखो लिमिट को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, तो माइनस a की पावर 1/3 a की पावर 1/3 और ये आ गया हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 माइनस टी क्यूब बाय n टू द पावर n t स्क्वायर dt वेट, हाँ बिल्कुल dt, ठीक है। देखते हैं कौन सी फॉर्म बन रही है। व्हेन n इज टेंडिंग टू 0 सॉरी इंफिनिटी इट इज 1 माइनस 0 टू द पावर इंफिनिटी, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी वाला केस। क्लियर है बच्चों, ठीक है, ये वही है ना 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं, लिमिट को क्या आएगा, e टू द पावर, बोलिए, e टू द पावर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस टी क्यूब n इंटू n। भाई ये बताया था ना 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, क्या हो जाता है e की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म बन रही है तो 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर जी एक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, e टू द पावर लिमिट जो भी है एफ एक्स इंटू जी एक्स। क्लियर, वही किया मैंने, इन दोनों को प्रोडक्ट ले लिया, एन से एन कट गया, देख सकते हैं यहाँ पे है टी स्क्वायर डी टी, ये आ गया माइनस ए की पावर 1/3 ए की पावर 1/3। देखो ई पे क्या बचा, एन से एन कट गया और एन तो इंफिनिटी, एन तो प्रेजेंट ही नहीं है तो गायब हो जाएगी लिमिट, सिर्फ क्या बचा ई की पावर माइनस टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर डी टी बच्चों, ठीक है या नहीं। इसका इंटीग्रेशन कर लो जल्दी, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, माइनस टी क्यूब को जेड लेट कर लो, ये टी क्यूब को कर लो, चलो माइनस टी क्यूब को जेड लेट कर लिया मैंने, ठीक है क्या, ऑलराइट। तो ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 3t स्क्वायर डी टी एंड डी जेड। क्लियर है, ओके। लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो क्या आएगा माइनस ऑफ ए, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ ए और इसकी आ जाएगी ए, माइनस ए से ए, ये कितना आएगा e की पावर माइनस जेड और ये टी स्क्वायर डी टी किस में कन्वर्ट होगा डी जेड बाय माइनस 1/3, मतलब माइनस 1/3 डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बच्चों आ जाएगा e की पावर z माइनस जेड अपॉन 3 माइनस ए से ए बच्चों, क्या माइनस ए से ए, ऑलराइट, ओके नो प्रॉब्लम। ओके, अब एक्चुअल में क्या आना चाहिए, e की पावर माइनस ए बाय 3 माइनस e की पावर प्लस ए एंड दिस इज इक्वल टू 2√3। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, कुछ क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ओके कुछ प्रॉब्लम लग रही है, निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है, चलो ठीक है जो भी है उसके हिसाब से निकालते हैं, जो भी है। एक बार मैं दोबारा से इसे क्रॉस चेक कर लूँ, यहाँ पे e इन्वॉल्व हुआ है, बिल्कुल हुआ है, e की पावर माइनस टी, सही है ना, e की पावर माइनस टी इन्वॉल्व हो गया है, ओके ये आ गया इंटीग्रेशन, ओके ओके लिमिट भी मैंने चेंज कर ली माइनस ए से। अच्छा लिमिट्स को कैसे अप्लाई करना है ये भी अभी तुम्हें सिखाऊंगा मैं, ठीक है, इसमें अभी थोड़ी सी वीकनेस होगी तो शायद प्रॉब्लम आई हो अभी जो मैंने किया है, ठीक है, यही काम तो हम कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब लिमिट भी इनके अकॉर्डिंग ही लगाई जाती है, उस पर हम अभी वर्कआउट करेंगे आगे, अभी फिलहाल मैं इसे देख लूँ जरा, ऑलराइट। देखो अब ये कितना आ गया, 3 से 3 कट हो गया तो ये e माइनस ए
एंड ई ए इज इक्वल टू 2√3। क्लियर? तो e की पावर a को मैंने t मान लिया, तो ये क्या आएगा 1 माइनस टी, ये आ गया t, ये हो गया 2√3। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 2√3t माइनस 1, कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी एक क्वाड्रेटिक। अब t की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2√3 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, ये देखो 16 है, 16 का 4 आ जाएगा, 4 और 2 डिवाइड हो जाएंगे, तो t दे देगा ये 2, राइट? तो -√3 प्लस -2, -√3 प्लस -2। ऑलराइट, अब देखो t है कौन एक्चुअल में? t कौन है? e की पावर a, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो मैं इधर आ गया, इधर से इधर जा रहा हूँ। ठीक है, तो t e a कितना होगा? 2 -√3 होगा। अब लॉग ले लो, तो a हो जाएगा ln 2 -√3। बच्चों a की वैल्यू क्या आ गई? ln 2 -√3। तो ऐसे सॉल्व हो गया। अगर ये क्वेश्चन सही था तो भाई a की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। ऑलराइट, अभी मुझे थोड़ा डाउट है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन डज नॉट मैटर, जो हमें सीखना था वो हमने सीख लिया। दूसरी चीज थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, फिर आगे और सिखा दूंगा। क्या? लिमिट। देखो सब्स्टिट्यूशन तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नहीं पड़ा है, तो इसे मैं z लेट किया। ठीक है, ये तो तुम्हें समझ आ रहा है, इंटीग्रेशन हम पढ़ के बैठे हैं। ऑलराइट, अब लिमिट्स को कैसे एडजस्ट किया जाता है वो मैं दिखा रहा हूँ। कि देखो जैसे अभी t में चल रहा था dt, तो लिमिट्स भी किसकी थी? t की। ये बात ध्यान रखिए, याद है ना एरिया, उसमें क्या लिया था? dx, तो लिमिट भी किसकी ली थी? x की। क्योंकि भाई जो विड्थ होती है, जो स्ट्रिप लेते हो आप x डायरेक्शन में मूव करते हो उसे, तो जो भी ये स्मॉल एलिमेंट होगा उसी की लिमिट होगी, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो किसकी है? t की, लेकिन यहाँ पे किसकी होनी चाहिए? z की। तो मैंने ऐसे किया कि when t is a to the power 1/3 minus of a to the power 1/3, then z what it will be? z क्या होगा? तो t की जगह लोअर लिमिट रख दी यहाँ पे। ठीक है, तो जब इसको यहाँ पे रखोगे तो z कितना आएगा? -a। एक मिनट, वेट अ बिट, -a और प्लस ए आएगा बच्चों, ये प्लस ए आएगा, ये आएगा -a। क्लियर है? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब जब a की पावर 1/3 डालोगे तो कितना आएगा? -a। इससे इफेक्ट पड़ता है, मैंने अभी बताया था, a से b में जाना या b से a में जाना, साइन का इफेक्ट आ जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं इसे सॉल्व किया मैंने, ये आ गया और ये आएगा +a से -a, और फिर ये हो जाएगा +a और ये हो जाएगा बच्चों -a। थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई हैं, अब कैलकुलेशन में इफेक्ट आ जाएंगे, ये ऐसे, और इस बार यहाँ पे क्या बनेगा? t -1/t। ठीक है, t -1/t। तो एक बार करेक्ट कर देता हूँ इसे जल्दी से, t -1/t, तो क्या बन जाएगा? t स्क्वायर -2√3 एंड -1 = 0। तो t आ जाएगा 2√3 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2, दैट इज √3 प्लस -2। तो नेगेटिव वाला तो नहीं होगा, पॉजिटिव वाला ही होगा। e की पावर a इज 2 प्लस √3, देन a विल बी ln ऑफ 2 प्लस √3। तो ये आएगा, पहले 2 माइनस √3 आ रहा था, है ना, इस बार क्या आएगा? 2 प्लस √3। तो ln 2 प्लस √3 बच्चों हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये आई होप दिस इज क्लियर। लिमिट्स कैसे लगानी है ये भी समझ आ गया होगा। जहाँ पे वेरिएबल चेंज करो वहाँ पे उसकी लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। जैसे पहले t था तो t की लिमिट थी, अब z है तो z की लिमिट आएगी, और z और t में जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये लिमिट्स निर्धारित की जाएंगी। t की वैल्यू जब ये होगी तो वो पुट कर दो, तब z क्या होगा? +a। अच्छा, जब t की वैल्यू ये होगी तो इसमें रख दिया तो z देखा क्या आएगा? -a, तो ये रख लिया यहाँ पे, और सिंपल सी कैलकुलेशन करके आंसर आ गया है। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, इजी। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया हमारा। जो नेक्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट था, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट और भी पॉइंट देखेंगे, उससे पहले आप जल्दी से पॉज करके इसको कॉपी कीजिए। तो बच्चों अभी हम देखने जा रहे हैं लिमिट्स इन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं तो लिमिट्स, जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो कैसे चेंज करनी है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने जा रहे हैं।
देखिए जैसे ए से बी कुछ आपको ऐसे दिया गया है, लेट्स से, ठीक है, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, राइट, क्लियर, ओके। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, वी नो वेरी वेल कि एफ एक्स को टी मान लेना चाहिए, तब ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में हमें पता ही है ये चीज, एफ एक्स और एफ डैश एक्स पेयर को हम चूज करते हैं जहाँ पे मिल जाए, बहुत इजीली इंटीग्रेशन हो जाता है। तो एफ एक्स इज टी, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्लियर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन में एफ एक्स को तो टी लेट कर रहा हूँ, एफ एक्स को टी लेट कर लिया, इनटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स को क्या रख दूंगा, डी टी। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। अब क्या लिमिट, कुछ लोग क्या करते हैं, लिमिट अब भी ए और बी लगा रखी है। भाई ए और बी लिमिट किसकी है, एक्स की, टी की नहीं है, तो अब टी की लिमिट लगाइए, कैसे, ठीक है। तो टू गेट लिमिट लेट से सी एंड डी, क्या है, सी और डी। सी और डी कहां से मिलेगा हमें, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि सी मिलेगा यहां से, देखना, जब लोअर लिमिट ए इसमें डलेगी, समझ गए। तो सी क्या है, एफ ऑफ ए। देखो ध्यान से, ये वाली इक्वेशन है जो आपने लेट किया है, तो यहीं से आपकी जो न्यू लिमिट्स आएंगी, जो नई लिमिट्स आएंगी, वो यहीं से आएंगी इस इक्वेशन से। तो लोअर लिमिट आप x की जगह रख देंगे, तो t मिलेगा कितना, f ऑफ a। सिमिलरली जो d है हमारा वो क्या है, f ऑफ b, अपर लिमिट, ठीक है। तो या ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, बात क्लियर, अपर लिमिट। तो यहाँ पे f ऑफ a और यहाँ पे f ऑफ b, तो मतलब सिंपल सी बात है, जो वैल्यूज आएंगी वो t की आएंगी, और कैसे निकलेगी, लोअर लिमिट कैसे निकलेगी t की, x की लोअर लिमिट गिवन इक्वेशन में पुट करके, जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया है, x की जगह a डाल दिया तो t कितना आया, f ऑफ a, b डाल दिया तो कितना आया, f ऑफ b, ये हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। इसे आप सॉल्व कर लेंगे कैसे, टी स्क्वायर बाई 2 एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो मेन चीज क्या है कि भाई अगर ए से बी एफ एक्स और ऐसा कुछ दिया है और आप सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हो, तो लिमिट्स को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस विल बी इक्वल टू, दोनों की वैल्यू मतलब सेम है, एफ ऑफ बी और t इंटू डी टी, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। कैसे, एफ एक्स को t माना, ये आया, और लोअर लिमिट कहां से निकाली, पुट x इक्वल टू a, टू गेट, यहां ये कैसे आई, x को पुट x इक्वल टू a, और ये पुट x इक्वल टू b। अपर लिमिट कहां से आई, x को b पुट करके, और लोअर लिमिट x को a पुट करके, फिर फाइनली ये चीज तैयार हो गई, क्लियर है। तो ये बात को ध्यान में रखेंगे, बहुत इजी सी चीज है, जितनी बार भी सब्स्टिट्यूशन करो, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में एक से ज्यादा बार आप सब्स्टिट्यूशन करो, ठीक है। तो जितनी बार भी करो उतनी बार लिमिट चेंज करो, क्लियर है, ठीक है, ओके। अच्छा एक और चीज होती है वैसे, देखो क्या, कुछ लोग लिमिट को छेड़ते नहीं है ज्यादा, ए से बी, वैसे मैं तो ये कहूंगा जैसे मैंने अभी बताया आपको ऐसे ही करो, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स को टी मान लिया, ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, डी एक्स डी टी। अब इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व किया मैंने पहले, कैसे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये क्या आएगा, टी डी टी, तो क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2, क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2। अब टी कौन था, एफ एक्स, तो मैंने क्या रख दिया, एफ एक्स का स्क्वायर बाई 2, फाइनल आंसर क्या आया, एफ एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट वही रहने दी ए से बी। तो बिल्कुल ऐसा भी किया जा सकता है कि पहले सब्स्टिट्यूशन करो और आंसर निकालो, उसके बाद वापस से उसी स्टेप पे आ जाओ, मतलब जब एफ एक्स को टी रखा था तो टी को अब एफ एक्स रख दो, फिर लिमिट्स वही रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे आप इस स्टेप से इस स्टेप पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिमिट क्या दिखाएंगे, यहाँ पे अब ये मत लिख देना कि अच्छा ए से बी है, बस मैं अपने दिमाग में रखूंगा ये कब लगानी है ना, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, अगर लिखना है तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ये लिखना पड़ेगा। तो तरीका तो यही है
कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करो तो लिमिट भी निकाल लो टी की और वो रखो, फिर आपको पीछे स्टेप पे नहीं जाना। आप कुछ कंफ्यूज होंगे ऐसे कि अच्छा लिमिट ये आ गई और फिर ये आ गया, फिर फंक्शन लिख दिया, अब x की जगह ये रखना शुरू कर देंगे ना। समझना मेरी बात, अब इसे निकालने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ ये और इस पे लिमिट। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो वापस स्टेप पे नहीं जाना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपने लिमिट चेंज कर ली तो वापस सब्स्टिट्यूशन जो किया था उसे रिजोल्व नहीं करना पड़ेगा, वहां पे ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि जहां पे t है वहां पे वापस से fx डालना पड़े। ठीक है, क्योंकि आपने अकॉर्डिंगली उसकी लिमिट्स चेंज कर ली हैं। क्लियर बच्चों? तो आप ऐसे ही करेंगे, लिमिट्स को अकॉर्डिंगली चेंज करते जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। क्योंकि एक और बात देखो, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, लिमिट्स को अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली उस क्वेश्चन को आपको एज अ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन डील करना पड़ेगा। कैसे? एज अ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो कई बार डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्यादा फायदेमंद होता है एज एस्पेक्ट टू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई जाएंगी, तो इनका आप फायदा तभी ले पाओगे जब आप लिमिट्स को चेंज करते रहें टाइम टू टाइम। जैसे सब्स्टिट्यूशन करो ऐसे ही लिमिट्स को भी साथ में चेंज करो। क्लियर? ओके, तो ये था कुछ खेल की लिमिट्स को कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद आगे कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं, जल्दी से इसको उतार लूं।